डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एमएसटी सीईटी लेक्चर सीरीज 2024। आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर देखने वाले हैं, दैट इज ग्रेविटेशन इन क्लास 11th। इन दिस चैप्टर अगर आपने अच्छे से सब फार्मूलेज अगर अपने अंडरस्टूड कर लिए, उसको रिमेंबर कर लिया, सो डेफिनेटली आप उस पर जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे, सीईटी में पूछे जाएंगे या फिर नीट में पूछे जाएंगे या फिर जेईई में पूछे जाएंगे, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। सो नाउ वी स्टार्ट। सो वी स्टार्ट फ्रॉम द केपलर्स लॉ। वेरी सिंपल, हम सभी को पता है देयर आर थ्री केपलर्स लॉ। फर्स्ट केपलर्स लॉ वेरी इजी, ऑल प्लैनेट्स मूव इन इलिप्टिकल ऑर्बिट्स अराउंड द सन सिचुएटेड एट द वन फोसाई ऑफ द इलिप्स। तो सिंपल है, ऑल प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होते हैं इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होते हैं, और हमें पता है कि इलिप्स हैविंग द टू फोकस, सो एट एनी वन फोकस पे आपका सन रहेगा और प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होगा वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा। दैट इज द फर्स्ट लॉ ऑफ केपलर्स। सेकेंड लॉ बहुत ही इंटरेस्टिंग है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सेकेंड लॉ? अगर प्लैनेट ए पॉइंट से बी पॉइंट में जा रहा है एट टी टाइम में, सो सिमिलरली अगर प्लैनेट सी पॉइंट से डी पॉइंट जा रहा है सिमिलर टाइम में, अगर सेम टाइम में प्लैनेट ट्रैवल कर रहा है डिफरेंट पोजिशन पे, तो उसका मीनिंग रहेगा जो भी एरिया वो कवर करेगा द एरिया विल बी सेम। Very simple. The line joining the planet sweeps out equal area in equal interval of time. ये आपको याद रखना है, equal area in equal interval of time. Next, remember the formula, that is aerial velocity जो भी रहेगा वो constant रहेगा. Remember the formula, dA by dt is equal to d by dt of half rv dt. So where r is the radius, axial radius, v is the velocity, is equal to 1 by 2 r v, that is velocity. So हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे मास ऑफ द प्लैनेट से, तो क्या हो जाएगा, हाफ m r v divided by m. So we know that m r v, what is the formula of angular momentum? उसका फार्मूला है प्रोडक्ट ऑफ लीनियर मोमेंटम मल्टीप्लाई बाय r. सो इसका आंसर आ जाएगा, और लीनियर मोमेंटम मतलब एम वी, दैट इज प्रोडक्ट ऑफ मास इनटू वेलोसिटी. सो ये बन जाएगा आपका एम वी आर, एम वी आर. तो इसको हम रिप्लेस करेंगे, दैट इज एल डिवाइडेड बाय 2 टाइम्स एम. तो ये फार्मूला आपको याद रखना है. तो जल्दी रिकॉल करो, हमने फर्स्ट जो केपलर्स लॉ किया बहुत सिंपल है, ऑल प्लैनेट जो भी रिवॉल्व होंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होंगे, और सन जो रहेगा एक कोई भी एक फोकस पे रहेगा. सेकेंड वाला हमने देखा कि इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट बाय दैट प्लैनेट, सिंपल है. और नेक्स्ट वाला थर्ड वाला बहुत ही इजी है. थर्ड वाले से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट प्लैनेट विच इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन. जैसे हम अर्थ का अगर हम करेंगे तो वन रोटेशन 365 डेज में कंप्लीट होता है. तो व्हाट इज द लॉ? वेरी सिंपल, टाइम पीरियड ऑफ दैट revolution of the planet around the sun is proportional to the cube of the semi major axis of its elliptical orbit. So remember, आपको ये याद रखना है, t square is directly proportional to the r cube. यहाँ से हम MCQ सॉल्व कर सकते हैं. So again recap करना very fast. What is the first law of Kepler's law? That is प्लैनेट रिवॉल्विंग इलिप्टिकल ऑर्बिट, सन एक फोकस पे रहेगा. सेकेंड वाला एरियल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में इक्वल एरिया स्वेप्ट होगा. और लास्ट वाला जो भी है दैट इज सिंपल, टाइम पीरियड का स्क्वायर इक्वल टू, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस. यू कैन राइट, टेक द नोट. नेक्स्ट, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. सो आप सभी ने न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ऑलरेडी 11th में पढ़ा है. हम थोड़ा सा उसको रिकैप कर लेंगे, और जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हमें अलग याद रखना है. सो पॉइंट्स आर वेरी सिंपल. सो दैट इज एफ इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर. दिस इज द फार्मूला. व्हाट इज द जी? दैट इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट. उसका वैल्यू आपको पता होना चाहिए, 6.67 इंटू 10⁻⁻11. उसका हमें SI यूनिट निकालना है. So very simple SI unit, that is Newton meter square divided by kg square. और ये जो SI यूनिट है यहाँ से आपको डायमेंशन आना चाहिए. सो कैसे डायमेंशन कैलकुलेट करना है, इसके लिए आप अगर हमारे प्रीवियस वीडियो देखोगे डायमेंशन कैसे कैलकुलेट करना है, अगर आपने प्रीवियस वीडियो देखा यूनिट एंड डायमेंशन, तो वहाँ से आपको अच्छे से पता चल जाएगा. नेक्स्ट, हाँ, जो ग्रेविटेशन लॉ है
दैट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स। सो वेरी सिंपल है, आपको कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स जो भी है वो कंजर्वेटिव इन नेचर है, इसको कंजर्वेटिव टाइप के फोर्स बोलते हैं। व्हाट इज मीन बाय कंजर्वेटिव फोर्स? वेरी सिंपल, कंजर्वेटिव फोर्स मीन दैट फोर्स depends on initial and final position of the particle, does not depends on the path followed by the system. Remember, next ये जो फोर्स है, अगर हमने दो मासेस कंसिडर किए, मास m1 और मास m2, दोनों बिटवीन जो भी है दैट इज द लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द सेंटर टू सेंटर। सो लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द center to center of that masses gravitational force. Remember, there are the four fundamental forces in nature. First fundamental force is gravitational force, second electrostatic force, then strong nuclear force, और last one is weak nuclear force. So remember the some properties of gravitational force. First हमने complete किया, that is कंजर्वेटिव फोर्स। सेकेंड हमने लाइन ज्वाइनिंग बिटवीन द टू सेंटर ऑफ दैट मासेस, और थर्ड वाला बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी इसका लॉन्ग रेंज फोर्स है, लॉन्ग रेंज फोर्स। और सबसे वीकेस्ट फोर्स है, वीकेस्ट फोर्स इन नेचर, मतलब अगर हम चारों को कंपेयर करेंगे तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सबसे स्ट्रॉन्गर है और ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे वीकर है। ये पॉइंट आपको याद रखना। टेक द नोट्स। नेक्स्ट, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। बहुत सिंपल है, ग्रेविटी आपको पता होना चाहिए। हमने अभी ग्रेविटेशनल फोर्स देखा, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा हमने अच्छे से। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या दिया है, अगर दो बॉडीज के बिटवीन जो भी फोर्स रहेगा वो अट्रैक्टिव नेचर रहेगा। तो दो बॉडीज में अगर एक बॉडी आपकी अर्थ है, अगेन रिपीट, आउट ऑफ टू बॉडीज अगर एक बॉडी जो है अगर वो अर्थ है, तो समझ लीजिए कि वो बॉडी और अर्थ के बिटवीन जो भी फोर्स रहेगा दैट फोर्स वी कॉल ग्रेविटी फोर्स। वेरी सिंपल, क्या याद रखना है आपको? वी कंसिडर दिस इज द अर्थ, और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है अर्थ पे, टेक एनी ऑब्जेक्ट ऑन द अर्थ सरफेस। सो ये दोनों ऑब्जेक्ट है, दोनों का मासेस है, और दोनों ऑब्जेक्ट में, दोनों बॉडीज में अगर एक बॉडी अगर अर्थ है, तो समझ लीजिए दोनों के बिटवीन जो भी फोर्स रहेगा दैट फोर्स वी कॉल दैट इज ग्रेविटी फोर्स। वेरी सिंपल। तो हमें पता है व्हाट इज द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और अकॉर्डिंग टू द फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन दैट इज mg. So m get cancelled, we consider this is the mass of that particle. So what is remaining only, that is G equal to G m divided by r square, where capital R is the radius of the earth. और m क्या रहेगा, मास ऑफ द अर्थ। सो यहाँ से आपको कोई पॉइंट्स मतलब रिमेंबर करना है, सम पॉइंट्स। सो देखो यहाँ पे जो भी ऑब्जेक्ट है हमने कंसिडर किया, ये पेन दैट इज द ऑब्जेक्ट, और पेन और अर्थ के बिटवीन जो भी फोर्स रहेगा दैट फोर्स वी कॉल ग्रेविटी फोर्स। और जो भी ग्रेविटी फोर्स है वो किस पे डिपेंड रहेगा, जो भी प्लैनेट है प्लैनेट का मास, जो भी प्लैनेट है उसका रेडियस इस पे डिपेंड रहेगा, और जो पार्टिकल है उसके मास पे डिपेंड नहीं रहेगा। ये आपको याद रखना है, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यू हैव टू रिमेंबर। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। The value of acceleration due to gravity does not depends on the mass of the particle. पार्टिकल ले लीजिए या फिर बॉडी ले लीजिए, वॉट एवर यू कंसिडर। ये पॉइंट आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमें अभी वेरिएशन देखना है, व्हाट इज द वेरिएशन इन द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो सिंपल हम अर्थ का डायग्राम निकालते हैं। दिस इज द डायग्राम ऑफ अर्थ। सो ये आपका सरफेस,
ये हमने कंसिडर किया दैट इज सेंटर, और ये यहाँ पे कुछ सम हाइट पे ऑब्जेक्ट है। सो ये जो है आपका आर एच दैट इज एट सर्टन हाइट। सो एट हाइट एच, देन डेप्थ बिलो, और लास्ट वाला लैटिट्यूड। सो यू हैव टू रिमेंबर द 4 फार्मूलाज। सो फर्स्ट तो हमने कंप्लीट कर लिया, दैट इज जी इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, दिस इज द फर्स्ट फार्मूला। सेकेंड फार्मूला आपको याद रखना है हाइट के लिए सेम, अगर जी ऑफ एच इक्वल टू जी एम डिवाइडेड बाय, तो आर कैसे रिप्लेस होगा, दैट इज एच प्लस आर। सो आर प्लस एच ब्रैकेट स्क्वायर, और वन मोर फार्मूला, अब इसको सॉल्व करने के बाद और एक फार्मूला था वो आपको याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यहाँ से आप एक या दो एग्जाम्पल सॉल्व कर लोगे। सो दैट इज जी एच, GH means the acceleration due to gravity at height h above the earth's surface. So remember G acceleration due to gravity on the earth's surface 1 minus 2 times h divided by r. ये फार्मूला आपको याद रखना है फॉर हाइट के लिए। सेकेंड वाला फार्मूला फॉर डेप्थ। सो डेप्थ का मीनिंग बहुत सिंपल है, अगर अर्थ सरफेस के बिलो अगर ऑब्जेक्ट जा रहा है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, तो आपको डेप्थ मेजर करना है फ्रॉम सरफेस टू दैट ऑब्जेक्ट, मतलब वो पॉइंट तक आपको डेप्थ मेजर करना है। वेरी सिंपल, अगर अर्थ सरफेस के नीचे ऑब्जेक्ट जा रहा है तो वो कितना डिस्टेंस जा रहा है, दैट डिस्टेंस इट इज कॉल्ड डेप्थ। रिमेंबर फार्मूला आपको याद रखना है, जी डी इक्वल टू जी 1 माइनस डी डिवाइडेड बाय आर। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट डेप्थ कैसे निकालना है, ये फार्मूला से निकालना है। तो सिंपल है, इसमें जी रहेगा ऑन सरफेस वाला, डी मतलब कितना नीचे जा रहा है, आर मतलब रेडियस ऑफ दैट प्लैनेट, यहाँ पे प्लैनेट है अर्थ। नेक्स्ट लैटिट्यूड। सो हमें सभी को पता है कि अर्थ मतलब इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फीयर, थोड़ा फ्लैट है पोल सरफेस पे, और जो आपका इक्वेटर है वहाँ पे बर्ज है। अगर हम डायग्राम निकालेंगे, मेरा डायग्राम थोड़ा अच्छा नहीं है सो बट ठीक है, दिस इज द इक्वेटर, और ये आपका पोल है, और लैटिट्यूड, लैटिट्यूड मतलब सिंपल ये वाला लाइन इक्वेटर से जो भी, सो इक्वेटर से अगर हम यहाँ से मेजर करेंगे तो एंगल बनेगा 90 डिग्री का। सो रेडियस कहाँ पे ज़्यादा है, इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है इक्वेटर पे रेडियस ज़्यादा है और पोल पे रेडियस कम है, मतलब डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर टू द पोल पॉइंट कम है एज कम्पेयर टू द डिस्टेंस फ्रॉम द इक्वेटर। और लैटिट्यूड का फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत सिंपल है, जी इक्वल टू दैट इज फॉर लैटिट्यूड जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर दैट इज अल्फा। वेरी सिंपल, जी डैश इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस स्क्वायर, ये लैटिट्यूड का एंगल है। सो याद रखो लैटिट्यूड एंगल ये वाला। नेक्स्ट, और एक आपको याद रखना है कि ज़्यादा मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे रहेगा, तो याद रखिए जो भी सरफेस है, सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू ज़्यादा है, हम सभी को पता है दैट इज 9.81। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि 9.81 हमने कैसे काउंट किया। सो वेरी सिंपल है, ये स्टैंडर्ड फार्मूला है, यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ पुट कर दिया, उसके बाद रेडियस जो है अर्थ का उसका वैल्यू हमने सब सब्सटीट्यूट कर दिया, और जी का वैल्यू तो हमें पता है 6.67 इंटू -11 वाला। तो आफ्टर सब्सटीट्यूशन इसको कैलकुलेट किया, आफ्टर द कैलकुलेशन हमें वैल्यू मिला 9.81, मतलब अर्थ के सरफेस पे जो वैल्यू है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का 9.81 है। सेकेंड, अगर हम अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जाएंगे सॉरी व्हाट हैपन इन दैट केस, अगर आप अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस जाएंगे ऊपर, तो आपका h का वैल्यू बढ़ेगा, अगर h का वैल्यू बढ़ेगा डिनोमिनेटर बढ़ेगा तो न्यूमरेटर कम हो जाएगा। सो डेफिनेटली हम कंक्लूड कर लेंगे कि अबव द सरफेस ऑफ द अर्थ जैसे भी ऑब्जेक्ट ऊपर जाएगा उसका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू कम हो जाएगा, और सिमिलरली जैसे ऑब्जेक्ट टुवर्ड द सेंटर जाएगा, सेंटर पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू है 0, अगर टुवर्ड्स 0 जाएगा, वैल्यू टुवर्ड्स 0 जाएगा मतलब डेफिनेटली वैल्यू क्या होगा, कम हो जाएगा। तो आपको ग्राफ पता होना चाहिए, ग्राफ इज वेरी सिंपल। रिमेंबर मैं यहाँ पे ग्राफ प्लॉट करूंगा, तो मुझे बताइए हाईएस्ट वैल्यू जो है वो कहाँ पे है, सरफेस पे, ये हमने सरफेस ले लिया, इसके बाद क्या होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस डिक्रीज होगा और यहाँ से इंक्रीज होगा। तो ये ग्राफ याद रखना है। सेंटर पे कितना है
द वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, सेंटर पे 0 है, जैसे हम टुवर्ड्स द सरफेस जाएंगे उसका वैल्यू इंक्रीज होगा, सरफेस पे वैल्यू मैक्सिमम है, कितना वैल्यू सरफेस पे, दैट इज 9.81, यहाँ पे 0, और अवे फ्रॉम अगर हम जाएंगे अवे फ्रॉम द अर्थ सरफेस तो इसका वैल्यू डिक्रीज होते जाएगा, और जहाँ पे वैल्यू 0 आ गया समझ लीजिए वहां से फ्री स्पेस स्टार्ट हो गया। तो इतना सिंपल है, आपको याद रखना। तो आप जल्दी से रिकैप कीजिए फार्मूला, उसके बाद वेरिएशन का फार्मूला, देन डेप्थ का फार्मूला, और नेक्स्ट लैटिट्यूड का फार्मूला। यहाँ पे 2-3 लेटर्स है, मतलब लैम्बडा यूज होता है शायद, सो रिमेंबर, टेक द स्क्रीनशॉट। We go for the next. ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, बहुत ही सिंपल है ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ, इट इज डिनोटेड बाय द लेटर E इक्वल टू दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। ये अर्थ है और एक कोई भी पार्टिकल है एट अ डिस्टेंस r पे है, तो इसके बिटवीन वो पार्टिकल और अर्थ के बिटवीन ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ कितना रहेगा, तो हम इसको ऐसे कैलकुलेट करेंगे। और हमें पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स, दैट इज G कैपिटल M स्मॉल m डिवाइडेड बाय r square divided by m, so m get cancel. So what is the formula for E? Remember the formula, that is E equal to G m divided by r square। अगर हम अर्थ के सरफेस पे कैलकुलेट करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा G m divided by कैपिटल R square। So this is on the surface of the earth, और ये हाइट, नाउ दिस इज एट अ हाइट h, मतलब ये अगर आपका कैपिटल R है तो डेफिनेटली ये कितना बन जाएगा आपका h, r प्लस एच, दैट इज टोटल r, स्मॉल r इक्वल टू r प्लस एच, याद रखना है। और मेनी टाइम्स अगर आप नीट के क्वेश्चंस देखोगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सीईटी के, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा रहेगा व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, उसका फार्मूला आपको याद रखना है और ये डायग्राम याद रखना है। ये डायग्राम जैसे हमने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का डायग्राम याद रखा है, सिमिलर टू दैट डायग्राम है द ग्रेविटेशनल फील्ड का जो स्ट्रेंथ है सेंटर पे 0 रहता है, रिमेंबर फॉर व्हाट, सॉलिड स्फीयर। आपको विथ एग्जाम्पल उसका डायग्राम याद रखना है और फार्मूला याद रखना है। सो ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सॉलिड स्फीयर, रिमेंबर द फार्मूला, देन रिमेंबर द डायग्राम। तो डायग्राम में वेरी सिंपल है, उसका स्ट्रेंथ सॉलिड स्फीयर के लिए कितना रहेगा, सेंटर पे 0 रहेगा, r इक्वल टू कैपिटल R, स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब इसका मीनिंग क्या हुआ, ये जो पॉइंट है वो सरफेस का, मतलब सरफेस पे सबसे ज्यादा रहेगा, दैट इज ये फार्मूला वाला। और कैसे कम होगा, अवे फ्रॉम द सरफेस, मतलब जैसे भी अर्थ के सरफेस पे अवे फ्रॉम पार्टिकल जाएगा तो डेफिनेटली उसका ग्रेविटेशनल फील्ड क्या होगा, कम हो जाएगा। नेक्स्ट, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म स्पेरिकल शेल, वी टेक द एग्जांपल ऑफ स्पेरिकल शेल, तो जो भी स्पेरिकल शेल है अगर उसका एग्जांपल लिया तो ये फार्मूला आपको याद रखना है, gm/r²। वापस उसका डायग्राम अच्छे से याद कीजिए, स्पेरिकल शेल मतलब सेंटर पे E का आंसर रहेगा 0, अप टू द सरफेस तक उसका आंसर रहेगा 0, ओनली कहाँ पे मैक्सिमम रहेगा, दिस इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम, मतलब वो मैक्सिमम कहाँ पे रहेगा, r इक्वल टू कैपिटल R, मतलब मैक्सिमम रहेगा ऑन द सरफेस ऑफ द स्पेरिकल शेल। और आफ्टर द स्पेरिकल शेल पार्टिकल अगर वहां से दूर जाएगा तो डेफिनेटली उसका E भी क्या होगा, कम होगा। क्यों, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ और डिस्टेंस दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अगर डिस्टेंस बढ़ेगा तो वो कम हो जाएगा, दैट इज सिंपल है। तो दोनों में आपको डिफरेंस याद रखना है। दिस इज द डायग्राम फॉर सॉलिड स्फीयर, दिस इज द डायग्राम फॉर स्पेरिकल शेल। सॉलिड स्फीयर में सेंटर में रहेगा E 0, सरफेस पे ज्यादा, अवे फ्रॉम कम होते जाएगा। सिमिलरली फॉर स्पेरिकल शेल में क्या होगा, सेंटर पे भी 0, अप टू द सरफेस 0 रहेगा, लेकिन सरफेस पे क्या रहेगा, मैक्सिमम, और अवे फ्रॉम द सरफेस क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा। और लास्ट वाला एग्जांपल सर्कुलर रिंग, सर्कुलर रिंग। सो दिस इज द फार्मूला यू हैव टू रिमेंबर फॉर सर्कुलर रिंग, उसको नोट डाउन करना है आपको, और नोट डाउन करके उसको रिमेंबर करना है। और नेक्स्ट ये डायग्राम याद रखना है, डायग्राम बहुत सिंपल है, इंपॉर्टेंट है। द ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द यूनिफॉर्म सर्कुलर रिंग, अभी इसको अच्छे से देखिए, सेंटर में 0 है, मैक्सिमम कहाँ पे, सरफेस पे रहेगा, और अवे फ्रॉम कम हो जाएगा। So very simple to understood, take the screenshot
or make the notes. We go for the next. ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी, उसके बाद हम देखेंगे बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। तो बहुत ही सिंपल है। सो हम ये सीटी का लेक्चर है इसलिए हम इसको जल्दी से रिकैप करेंगे, देन आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। सो व्हाट इज द फार्मूला फॉर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी? सिंपल है फार्मूला, इट इज डिनोटेड बाय लेटर यू, दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। सो ये रहेगा ऑन द सरफेस। अगर आप इसको अवे फ्रॉम द सरफेस लेंगे तो इट बिकम्स दैट इज स्मॉलर, स्मॉलर मतलब कैपिटल आर प्लस एच। व्हाट इज द काइनेटिक एनर्जी? दैट इज हाफ जी एम एम अपॉन आर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ द प्लैनेट है, स्मॉल एम वो पार्टिकल का मास है। पार्टिकल मतलब आइदर बॉडी रहेगा या फिर सैटेलाइट रहेगा। सो टोटल एनर्जी हमें पता है, कैसे कैलकुलेट करना है उसको, एडिशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी दैट इज यू। सो दोनों का एडिशन करना है, दैट इज हाफ जी एम एम डिवाइडेड बाय कैपिटल आर माइनस माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाय आर। सो आफ्टर सॉल्विंग व्हाट वी गेट, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है, आइदर फिर उसको सॉल्व करना है लाइक फ्रैक्शन से, कैसे भी सॉल्व कीजिए। सो इट बिकम्स माइनस जी एम एम अपॉन आर, और ये वाला आपका 1/2। सो दैट इज टोटल एनर्जी। सो उन्होंने नीट में बहुत ही सिंपल क्वेश्चन पूछा था। उन्होंने पूछा था कि व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन द ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी। तो हमें देखना है टोटल एनर्जी हम ई से डिनोट करेंगे, इक्वल टू अभी ये माइनस जी एम एम अपॉन आर है, किसका आंसर है? यू का आंसर है। सो दैट इज u डिवाइडेड बाय 2। सो रिमेंबर u इक्वल टू 2 टाइम्स e। तो ये आपको याद रखना है, मतलब पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू 2 टाइम्स टोटल एनर्जी। एंड देन व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल? बाइंडिंग एनर्जी मींस सिंपल है, दैट इज टोटल एनर्जी। हाँ, लेकिन पूछा क्या हमें? पार्टिकल का बाइंडिंग एनर्जी पूछा है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ। अगर पार्टिकल ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, सो डेफिनेटली उसका काइनेटिक एनर्जी जो भी रहेगा दैट इज जीरो, ओनली प्रेजेंट पोटेंशियल एनर्जी। और वही इक्वल टू, अगर हम यहाँ पे जीरो पुट करेंगे, जीरो माइनस, तो उसका आंसर आ जाएगा दैट इज माइनस जी एम एम अपॉन आर। मॉड में लेना, दैट इज पॉजिटिव जी एम एम अपॉन आर। सो दिस इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ द पार्टिकल, दैट पार्टिकल इज ऑन द अर्थ सरफेस। जल्दी रिकैप करना है, वेरी सिंपल है। आपको 3 फार्मूलाज याद रखना है। पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला माइनस साइन है, इसमें माइनस साइन नहीं है और डिवाइड में 2 है, दोनों का एडिशन करके टोटल एनर्जी मिल जाएगा। आपको बस इतना ही याद रखना है, व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और टोटल एनर्जी। ये हमने रिलेशन निकाला है, इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये डायरेक्टली आपको एमसीक्यू सॉल्व करने में हेल्प होगा। और सेकेंड वाला बाइंडिंग एनर्जी पार्टिकल का ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ कितना रहेगा। नेक्स्ट, ऑर्बिटल वेलोसिटी ऑफ द सैटेलाइट। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ऑर्बिटल वेलोसिटी पे हमेशा क्वेश्चन आते हैं। ऑर्बिटल वेलोसिटी मतलब सिंपल, हम डायग्राम को देख के समझेंगे इसको अभी। ये अर्थ, दिस इज द अर्थ हैविंग मास m, रेडियस r। सो सैटेलाइट जो रिवॉल्व हो रहा है, सैटेलाइट जो भी रिवोल्यूशन में हो रहा है दैट इज अराउंड द सर्कुलर ऑर्बिट, सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व हो रहा है। एंटी क्लॉकवाइज सेंस हमने कंसिडर कर लिया। सो वेरी सिंपल है, सैटेलाइट जब भी रिवॉल्व होगा, so it's required the necessary centripetal force, और necessary centripetal force provided by the gravitational force। very simple है, अर्थ एक बॉडी है, सैटेलाइट भी एक बॉडी है, दोनों बॉडी के बिटवीन जो भी फोर्स एक्ट होगा दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स एक्ट होगा। सो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे कौन सा काम कर रहा है? इट्स प्रोवाइड नेसेसरी सेंट्रिपिटल फोर्स फॉर द रिवोल्यूशन ऑफ दैट सैटेलाइट अराउंड द अर्थ सरफेस, दैट इज सिंपल। सो हमने इसलिए लिखा दैट इज सेंट्रिपिटल फोर्स इक्वल टू ग्रेविटेशनल फोर्स। हमें ग्रेविटेशनल का फार्मूला बताया। सो व्हाट इज द फार्मूला ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स? दैट इज जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन r square। and what is the formula of centripetal force? that is mv square upon r। on both side m get cancel, 1 r get cancel। so what is the formula? that is
v square equal to g m m upon r, that is v equal to under root of g m upon ये r मतलब that is r plus h, so value put कर दीजिए r plus h. और next we know that what is the value of acceleration due to gravity, that is g equal to gm divided by r square. so यहाँ से gm का आंसर क्या आएगा, gm equal to gr square. वैल्यू पुट करना है और हमें इसको कंसिडर करना है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो सरफेस या फिर नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ. सो कितना वेलोसिटी नियर द सरफेस ऑफ द अर्थ, हमें कितना वेलोसिटी सप्लाई करना है, दैट इज वी नॉट इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जी एम अपॉन आर. और यहाँ से जी एम का वैल्यू पुट करना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ जी आर स्क्वेयर डिवाइडेड बाय r. so one r get cancelled, that is under root of gr. so remember the formula of orbital velocity. तो आपको ये फार्मूला याद रखना है. ये जो फार्मूला है एट हाइट h के लिए, ये फार्मूला सरफेस पे ऑन द अर्थ सरफेस पे हमें कितना वेलोसिटी मतलब कितना वेलोसिटी हमें उसको सप्लाई करना है, उसकी वजह से वो जो सैटेलाइट है वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, उसके लिए ये फार्मूला है. और फार्मूला आपको अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है. फार्मूला नंबर फर्स्ट, फार्मूला नंबर सेकेंड और ये फार्मूला नंबर थर्ड, तीनों अच्छे से ऑब्जर्वेशन करो. तीनों फार्मूले में क्या क्या प्रेजेंट है, मास ऑफ द अर्थ, देन रेडियस ऑफ द अर्थ, मतलब इसका मीनिंग हुआ ऑर्बिटल वेलोसिटी किस पे डिपेंड रहेगा, डिपेंड्स ऑन व्हाट, दैट इज मास ऑफ द प्लैनेट, मतलब यहाँ पे अर्थ का एग्जांपल है. रेडियस ऑफ द अर्थ, दैट इज प्लैनेट का रेडियस, और डज नॉट डिपेंड्स ऑन, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यही आपको याद रखना है कि ऑर्बिटल वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल दैट इज रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट. मतलब सैटेलाइट के मास पे ऑर्बिटल वेलोसिटी डिपेंड्स नहीं है. आफ्टर सब्स्टिट्यूशन हमें ऑलरेडी पता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, 9.81 और r का वैल्यू 6400 किलोमीटर, दैट इज 10⁻⁵. सो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन इसको कैलकुलेट करना है, नियर इक्वल टू आंसर आएगा 7.9 किलोमीटर पर सेकेंड, और इसको हम नियर इक्वल टू 8 किलोमीटर पर सेकेंड. तो ये वैल्यू आपको याद रखना है. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होना है अराउंड द अर्थ, तो उसको इतना वेलोसिटी मेंटेन करना है, 8 किलोमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 8 किलोमीटर जाना चाहिए. अगर वो उतना मेंटेन करेगा तभी वो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व होगा, नहीं तो सर्कुलर ऑर्बिट में रिवॉल्व नहीं होगा. तो इसको अच्छे से बेसिक है, कैसे याद रखना है इसको, वेरी सिंपल. किसी भी ऑब्जेक्ट को अगर सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होना है अराउंड द अर्थ, तो उसको एक सर्टन टाइप की वेलोसिटी मेंटेन करनी है, उसी वेलोसिटी को हम बोलते हैं ऑर्बिटल वेलोसिटी. और आल्सो वन मोर वर्ड्स, दैट इज क्रिटिकल वेलोसिटी. और उसको कैसे कैलकुलेट करना है, अगर वो सर्कुलर मोशन में रिवॉल्व होगा तो डेफिनेटली सेंट्रिपिटल फोर्स इज नेसेसरी फॉर दैट सर्कुलर मोशन. वो सेंट्रिपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स. तो दोनों को इक्वल किया, कैंसिल किया, वी गेट द फार्मूलाज. हमने वैल्यू सब्स्टिट्यूट की, उसका आंसर भी मिल गया. ये आंसर आपको याद रखना है. और मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऑर्बिटल और क्रिटिकल वेलोसिटी किस पे डिपेंड है, मास ऑफ द अर्थ और प्लैनेट, मास रेडियस ऑफ द अर्थ और प्लैनेट, एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द पार्टिकल. इतना आपको याद रखना है, वेरी सिंपल है. नेक्स्ट, ओके सॉरी, टेक द स्क्रीनशॉट or take the notes of that given example. Next, escape velocity बहुत ही सिंपल है. अगर आपको मैं अच्छे से कोई एग्जांपल लेके हम करते हैं इसको. अगर अर्थ सरफेस पे कोई भी एक ऑब्जेक्ट है, अगर उस ऑब्जेक्ट को आपने 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, नंबर याद रखिए, या ये नंबर आपको बहुत ही छोटा लग रहा होगा, मतलब 11.2 क्या नंबर है, रिमेंबर दैट इज द किलोमीटर, किलोमीटर पर सेकेंड, हर सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, इतना उसका स्पीड मेंटेन होना चाहिए. अगर कोई भी ऑब्जेक्ट को हम इतने वेलोसिटी से प्रोजेक्टाइल करेंगे फ्रॉम अर्थ सरफेस, फेंकना है उसको उतने वेलोसिटी से, सो क्या हो जाएगा, जो ऑब्जेक्ट रहेगा
अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर चला जाएगा, मतलब वो फ्री स्पेस में चला जाएगा, उस पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वहाँ पे जीरो रहेगा। सो वेरी सिंपल है, अभी हम इसको समझते हैं, बहुत ईजी है। वी ड्रॉ द डायग्राम फॉर अर्थ। अर्थ का मास कैपिटल एम, उसकी रेडियस कैपिटल आर, और यहाँ पे वो पार्टिकल है। इसको हमें वो वेलोसिटी प्रोवाइड करनी है कि उसके वजह से क्या हो जाना चाहिए कि वो एस्केप हो जाना चाहिए। इट शुड बी एस्केप फ्रॉम द अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल फील्ड के इन्फ्लुएंस से एस्केप हो जाना चाहिए। तो वेरी सिंपल है। तो डेफिनेटली अगर इसको प्रोजेक्टाइल करना है, उतना वेलोसिटी उसको प्रोवाइड करना है, सो दैट इज उसका काइनेटिक एनर्जी आ जाएगा। तो हमें कितना काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड करना पड़ेगा, उसकी वजह से उसकी इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी मतलब फ्री फ्रॉम दैट अर्थ सरफेस, सो दैट इज हाफ mv स्क्वायर। काइनेटिक एनर्जी सबको पता है, बाइंडिंग एनर्जी हमने ऑलरेडी सॉल्व किया, दैट इज जी एम एम अपॉन आर। जी एम m upon r. What is the m? Mass of the planet. Small m, mass of that particle. r is the distance. कहाँ से मतलब वो distance अगर कैपिटल ऑन अर्थ सरफेस रहेगा तो कैपिटल r लेना है, अगर सम हाइट पे रहेगा तो स्मॉल r लेना है। स्मॉल r मतलब दैट इज r प्लस h। सो यहाँ से m गेट कैंसल, मास ऑफ द पार्टिकल कैंसल हो जाएगा, v स्क्वायर इक्वल टू 2 जी एम अपॉन r। सो दैट इज v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन आर। आर मतलब आर प्लस एच अगर सम हाइट पे रहेगा तो। एंड देन अगर ऑन अर्थ सरफेस पे ऑब्जेक्ट है, सो दैट इज वी इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 जी एम अपॉन कैपिटल आर। सो रिमेंबर द फार्मूला। As we know that, what is the formula for acceleration due to gravity? That is g equal to gm upon r square। सो कैपिटल जीएम का फार्मूला बनेगा जी आर स्क्वायर, तो इसको रिप्लेस करना है, जीएम को रिप्लेस करना है, दैट इज जी आर स्क्वायर। सो जी आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर, 1 आर गेट कैंसल, सो वी गेट दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। सो ये फार्मूला आपको याद रखना है। एस्केप वेलोसिटी डिनोटेड बाय लेटर, सफिक्स को ई लेना है, दैट इज अंडर रूट ऑफ 2 जी आर। और हमें ऑलरेडी पता है what is the value of acceleration due to gravity, that is 9.81, and what is the value of radius of the earth, 6400 kilometer, that is 10 raised to 3। so after calculation we get 11.2 kilometer per second। so ये number आपको याद रखना है, how we get that number, so very easy to remember। और आपको ये भी याद रखना है कि इसके वेलोसिटी कौन से पैरामीटर पर डिपेंड है। तो हमें फार्मूला अच्छे से ऑब्जर्वेशन करना है। अगर हमने यहाँ पे ऑब्जर्वेशन किया, सो जी तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, ये वाला आपका मास ऑफ द अर्थ का मास। सो वैल्यू ऑफ एस्केप वेलोसिटी किस पे डिपेंड है? टेल मी फर्स्ट। एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द अर्थ, सेकेंड रेडियस ऑफ द अर्थ, और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट डज नॉट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द पार्टिकल। पार्टिकल के मास पे इसके वेलोसिटी डिपेंड नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये पॉइंट आपको याद रखना है। सो हम जल्दी से इसको रिकैप कर लेंगे। मैंने पहले ही बोला आपको, अगर हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड इतने वेलोसिटी से उसको थ्रो किया, उतनी काइनेटिक वेलोसिटी हमने प्रोवाइड की, सो डेफिनेटली जो भी ऑब्जेक्ट रहेगा वो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ अर्थ ग्रेविटेशन को पार कर जाएगा, एस्केप हो जाएगा। और एक ऑब्जर्वेशन आपको याद रखना है, मैंने अभी 2-3 बार प्रोजेक्टाइल वर्ड यूज़ किया और उसमें एंगल ऑफ प्रोजेक्शन रहता है। तो इसको ये भी आपको याद रखना है कि इसके वेलोसिटी डज नॉट डिपेंड्स ऑन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। ये जो पॉइंट है सीईटी में डायरेक्टली पूछे जाते हैं, इसलिए आपको इसको रिमेंबर रखना ही है। टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट और लास्ट वन है टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ सैटेलाइट। फार्मूला बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है। T इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ स्मॉल r मतलब दैट इज r प्लस एच ब्रैकेट क्यूब डिवाइडेड बाय gm।
अगर हमने कंसिडर किया कि सैटेलाइट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ है, जस्ट अभी यहाँ से वो स्टार्ट करेगा, सो उसका टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई, मतलब बहुत नियर टू द सरफेस ऑफ द अर्थ है, नियर मतलब पोलर सैटेलाइट कंसिडर, सो दैट इज अंडर रूट ऑफ एच नियर इक्वल टू वेरी वेरी लेस, उसका वैल्यू बहुत कम है तो उसको हम निग्लेक्ट कर देंगे एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ, सो दैट इज आर क्यूब डिवाइडेड बाय gm, अगेन अकॉर्डिंग टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। क्या आएगा उसका फार्मूला, gm अपॉन आर स्क्वायर, सो gm का आंसर कितना आएगा, दैट इज जी आर स्क्वायर, सो यहाँ से वैल्यू पुट करना है उसका, सो वी गेट दैट इज gm इक्वल टू, क्या पुट करना है, gm इक्वल टू जी आर स्क्वायर, सो दैट इज आर स्क्वायर गेट कैंसल, what is the final answer, t equal to 2 pi under root of r divided by g, सो ये फार्मूला आपको याद रखना है, बहुत ही सिंपल है, यहाँ से हम कैलकुलेट कर सकते हैं व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट। तो अभी यहाँ पे दो टाइप के सैटेलाइट हमने लिखे हैं, फर्स्ट है पोलर सैटेलाइट और सेकेंड है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पोलर सैटेलाइट एंड जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट दे आर यूज फॉर द वेदर फोरकास्टिंग, जब भी हम सुनते हैं कि सुनामीज आ रहे हैं तो साइंटिस्ट जो भी रहते हैं हमारे रिसर्च टीम, उसको कैसे पता चलता है कि अभी इतने टाइम में सुनामी आने वाला है, इतने टाइम में आने वाला है, दैट इज दे नो दे एनालिसिस द डेटा एंड डेटा गॉट फ्रॉम द पोलर सैटेलाइट। तो पोलर सैटेलाइट बहुत ही पास में रहता है फ्रॉम द अर्थ सरफेस, सो वहाँ से नियर टू द अर्थ सरफेस रहता है, उसका जो भी डिस्टेंस रहेगा वो बहुत ही कम रहेगा एज कम्पेयर टू रेडियस ऑफ द अर्थ। सो याद रखना आपको, व्हाट इज द यूजेस ऑफ पोलर सैटेलाइट, पोलर सैटेलाइट्स आर यूज्ड फॉर वेदर फोरकास्टिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंटली दे आर नियर टू द अर्थ सरफेस, दे रिवॉल्विंग इन सर्कुलर ऑर्बिट नियर टू द अर्थ सरफेस, उसकी वजह से अगर हमें उसका टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है तो यही फार्मूला यूज करना है, आपको सब वैल्यूज पता होनी चाहिए, आर का वैल्यू 6400 किलोमीटर, जी 9.81, उसको कैलकुलेट करना है, आफ्टर कैलकुलेशन आपको टाइम पीरियड मिल जाएगा नियर इक्वल टू 84.9 मिनट्स, मतलब इसको हम नियर इक्वल टू 85 मिनट्स लेते हैं। सो ये नंबर आपको याद रखना है, 2-3 बार क्वेश्चन पूछा है उन्होंने सीईटी में भी और नीट में भी कि व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ दैट सैटेलाइट व्हिच इज नियर टू द अर्थ सरफेस। और नेक्स्ट है जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, हम सभी यूट्यूब का बहुत ही अच्छे से यूज़ करते हैं, जो भी कम्युनिकेशन है वो जो कम्युनिकेशन होता है वो थ्रू जियो स्टेशनरी सैटेलाइट के थ्रू कम्युनिकेशन होता है। सो याद रखना आपको, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का जो ऑर्बिट है, ऑर्बिट रेडियस है वो नियर इक्वल टू 36,000 है, नियर इक्वल टू 36,000 किलोमीटर, इतने दूर पे पोलर सैटेलाइट है, मतलब ये आपका अर्थ है, यहाँ से कितने डिस्टेंस पे हो 36,000 किलोमीटर, इतने ऊपर, और कैसे रिवॉल्व होगा, सर्कुलर ऑर्बिट, ये भी याद रखना है आपको, उसका ऑर्बिट कौन सा रहेगा, सर्कुलर। और सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज द टाइम, अभी तो हमें पता चल गया व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ पोलर सैटेलाइट 85 मिनट्स, एंड व्हाट इज द टाइम पीरियड ऑफ जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, दैट इज टी इक्वल टू 24 आवर, मतलब जितना अर्थ का टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन है उतना ही टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन जियो स्टेशनरी सैटेलाइट का है। आई होप्स आपको अच्छे से थ्योरेटिकल अंडरस्टैंडिंग हुआ होगा, अगर आप इसको 1 या 2 बार अच्छे से देख लोगे और देन गो फॉर द सॉल्यूशन ऑफ एमसीक्यूज, सो डेफिनेटली आपको अच्छे से आप उसको एमसीक्यू को एड्रेस कर सकते हैं। सो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर था, आई होप आपको अच्छे से समझ में आएगा, अगर कुछ डाउट रहेगा तो आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है सो प्लीज़ इसको आपको लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू।